तंजानिया की मेरी सफर जारी है। इस देश में यह मेरा तीसरा दिन। क्रेटर नामक आश्चर्यचकित कर देने वाली ज्वालामुखी के मुंह पर स्थित वन्य जीव के विविधता को अपने कैमरे में कैद करके लौट रहा हूं। मैं अभी अरुषा शहर की तरफ जा रहा हूं। कराटू नामक शहर के बाहरी क्षेत्र को पीछे छोड़कर की यह यात्रा। यह सारी खेतीहर जमीन है। तंजानिया के ग्रामवासियों के द्वारा खेती करके जीवन यापन करने की जगह। सड़क की दोनों तरफ जहां भी पेड़ नहीं हैं, वहां गेहूं के खेत हैं। फसल की कटाई के बाद के खेत में अब भूसे को गोलाई में लपेट कर रखे हैं। फसल की कटाई करना, धान्य निकालना, भूसे को बांध कर रखना आदि सारे काम मशीन की सहायता से ही होते हैं, ऐसा इस दृश्य से पता चलता है। कृषि के क्षेत्र में मशीनीकरण के आते ही तंजानिया में व्यापक स्तर पर खेती होने लगी है। घास और भूसे से खाली जमीन की मिट्टी का रंग गहरा लाल है। यहाँ की ग्रामीण सड़कों के रंग ऐसे लाल होंगे शायद। उसका कारण यही है कि वो सारी मिट्टी की कच्ची सड़कें हैं। कराटू शहर के बाहरी इलाके से होकर हमारी गाड़ी आगे की ओर दौड़ रही है। अरुषा के बाद इस रूट का बड़ा शहर है कराटू। ईंट के बने मिट्टी के रंग के छोटे मकान और दुकानें सड़क के किनारे दिख रहे हैं। कृषि, व्यापार, पर्यटन आदि से संबंधित छोटे छोटे काम करके जीवन यापन करने वाले लोगों के रहने की जगह। गेहूं, चावल, मक्की, बीन्स आदि है कराटू प्रांत की प्रमुख खेती। 2000 के बाद पर्यटन से कराटू प्रांत में बड़ा परिवर्तन आया है। गोरंगोरो, सेरेंगेटी आदि विश्व प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य से सटे होने के कारण अनेकों रिसोर्ट्स और टूर ऑपरेटिंग केंद्र हैं यहाँ। कुल मिलाकर एक लाल रंग है शहर का। पेट्रोल पंप, भोजनालय आदि सब कुछ है कराटू शहर में। लेकिन यहाँ पर्यटकों के वाहनों को ज्यादातर रुकते हुए नहीं देखा है। शहर से 4-5 किलोमीटर दूर स्थित लॉज में पर्यटक ठहरते हैं। रूढ़ता और हल्के आलस्य के भाव यहाँ के लोगों की खासियत है। इसके बावजूद अफ्रीकी देशों में सबसे अधिक शांति व्याप्त देशों में से एक है तंजानिया। हमारे इस तरह आगे बढ़ते हुए एक जगह पहुंचने पर पुलिस ने हमारी गाड़ी रोकी। 2 पुलिसकर्मी, दोनों में से वनिता पुलिसकर्मी सड़क के बीच में खड़ी है। दूसरी तरफ हाथ में लाठी लिए पुलिस वाला। कुछ स्थानीय निवासी नज़ारों का अवलोकन करते हुए खड़े हैं। थोड़ी देर बाद जाकर रमी को पुलिस के गाड़ी रुकवाने के कारण का पता चला। देश के राष्ट्रपति उस प्रदेश के दौरे पर आई हुई थी। तंजानिया की खास वेशभूषा में स्थानीय महिलाएं नज़ारों के साक्षी बनने के लिए बच्चों के साथ इंतजार में खड़ी हैं। उनमें से कुछ लोगों को मेरा कैमरा पसंद आ गया है, लेकिन कुछ लोग तो मेरा कैमरा देखते ही चेहरा फेरने लगे हैं। बाहर ना निकलने की चेतावनी दे रखी है रमी ने मुझे। सैनिकों की जैसी एक गाड़ी हमारी विपरीत दिशा से आकर एक कच्ची सड़क की ओर मुड़ गई। पुलिस वाला इंतजार में खड़ा है। गाड़ियों को इस प्रकार सड़क पर रुकवाए हुए आधा घंटा हो गया है। हमारे देश से भी कुछ अधिक तीव्र है यहाँ अति विशिष्ट व्यक्तियों को दिए जाने वाले उपचार। पुलिस की एक गाड़ी आगे निकल गई। पीछे पार्टी के कार्यकर्ताओं और अधिकारी गणों से भरी गाड़ियां। इन गाड़ियों में से किसी एक के अंदर तंजानिया के वर्तमान राष्ट्रपति सामिया सुलुहू है। देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं सामिया सुलुहू। काफी लंबे समय से तंजानिया की सत्ता में काबिज चामाचा मबुंडसी पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं वो। पहले तंजानिया के केंद्रीय मामलों के मंत्री थीं सामिया। 1992 तक एकल पार्टी संप्रदाय कायम था तंजानिया में। उस समय भी सीसीएम संक्षेपाक्षर से जानी जाने वाली चामाचा मबुंडसी थी सत्ताधारी प्रमुख राजनीतिक पार्टी।
एक राष्ट्रपति का दौरा बहुत अधिक मायने रखने वाली घटना है यहाँ। राष्ट्रपति की गाड़ियों के जुलूस के निकल जाने के बाद हमें भी यात्रा जारी रखने की अनुमति दी गई। कराटू की लाल मिट्टी और धूल भरे नज़ारों से होकर हमारी यात्रा जारी रही। कुछ इमारतें दिख रही हैं, वो सब विद्यालय या वैसे ही कुछ और हो सकते हैं। आगे हैं किराने की दुकानें, चाय के ढाबे, सरकारी दफ्तरों की इमारतें आदि। सामान्य स्तर से कुछ अच्छे मकानों के रूप ऐसे हैं। टिन के छत वाले एक मंजिले मकान। एक बार फिर से खेतों के नज़ारे हैं। सोयाबीन्स और मक्के की खेती वाले बृहद भूभाग। सोयाबीन्स के तेल के अलावा सोया मिल्क, सोया कॉफ़ी आदि के लिए भी यहाँ के लोग सोयाबीन्स को उपयोग में लाते हैं। तंजानिया में पहली बार सोयाबीन्स की खेती जर्मन निवासियों ने शुरू की थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भी व्यापक स्तर पर सोया की खेती की थी। गाड़ी की एक चढ़ाई से ऊपर की ओर बढ़ते समय नीचे घाटी और पहाड़ी ढलानों में फैले खेत नजर आ रहे हैं। काफी के बागान भी हैं वहाँ। उत्सुकता जगाने वाली बात यह है कि उन बागानों में कईयों के अंदर पर्यटकों के लिए लॉज भी बने हुए हैं। वहाँ रहने वाले सैलानी ग्रामीण जिंदगी और खेती समझने के लिए आते हैं। उस प्रकार के पर्यटन संस्कार का हमारे देश में भी होना आवश्यक है, ऐसा मुझे लगा। वो बड़े लॉज नहीं हैं। 2000 रुपये खर्च करने पर सैलानियों को आवश्यक सुविधाओं के साथ कमरा मिल जाते हैं। उस प्रकार के पर्यटन स्थल से ग्रामीण जिंदगी में एक उत्तेजना भर आती है। उसी ग्रामीण जिंदगी का जायजा लेने सैलानी आते हैं। इस प्रकार ग्रामीण जनता के लिए रोजगार का एक नया क्षेत्र भी खुल जाता है। तंजानिया की जनता में 70% गांवों में बसती है, इसलिए पर्यटन गांवों पर केंद्रित भी होता है। राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षण क्षेत्र के समीप के गांव की जनता में एक बड़ी संख्या पर्यटन से संबंधित काम करके जी रही हैं। यहाँ सड़क के किनारे कुछ गाड़ियां खड़ी है। मानियारा झील को लंबी दूरी से देख पाने की सुविधा यहाँ होने की वजह से गाड़ियां रुकी हुई हैं। रमी ने भी गाड़ी को किनारे लगाया। गोरंगोरो की ओर जाते हुए यहाँ गाड़ी रोककर मानियारा झील का विदूर दृश्य हम लोग देख नहीं पाए थे। मैंने कल जिस मानियारा झील का दौरा किया था उसके नज़ारे यहाँ पहाड़ के ऊपर से देख सकते हैं। ग्रेट रिफ्ट वैली नामक विशाल भ्रांतिमय घाटी की एक तरफ का नज़ारा भी इसे कह सकते हैं। यह है राष्ट्रीय उद्यान। नीचे पेड़ों के बीच की मिट्टी की सड़कों से होकर गाड़ियों को धूल उड़ाती हुई जाती देख सकते हैं। कल मैं भी इसी प्रकार की गाड़ी में सवार होकर इस रास्ते से होकर गया था। वो दूर मानियारा झील, उसका दलदली किनारा, झील के अंदर बने छोटे द्वीप आदि यहाँ से देख रहे हैं। दसियों हजार पक्षी जानवरों को अपने अंदर समाये हुए मानियारा राष्ट्रीय उद्यान। झील के चारों ओर जंगल है। 325 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है वह। मानियारा वाइल्ड लाइफ लॉज दिख रहा है वहां। कल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर की यात्रा के दौरान मैंने वह देखा था। बहुत ही शानो शौकत वाला लॉज है वह। पश्चिमी देशों के अनेकों पर्यटक ठहरने जाते हैं। दिखने में उसके चारों ओर के भूभाग सूखा बंजर पड़ा है तो भी अच्छी ठंडी हवा बह रही है। मानियारा झील से आने वाली हवा। इस भाग पर खड़े होकर देखने पर रिफ्ट वैली वो दूर फैली हुई दिख रही है। उस दृश्य को थोड़ी देर और कैमरे में कैद करने के बाद मैं गाड़ी की ओर चला। मानियारा झील राष्ट्रीय उद्यान की सफारी के बाद सेरेंगेटी या गोरंगोरो की ओर जाने वालों की गाड़ियां हैं ये। हमें अब ग्रेट रिफ्ट वैली में उतरना है। रिफ्ट वैली को पार करके ही अरुषा शहर जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर सड़क। उसके सिरे पर नाली बनी हुई है जिससे पानी बहकर जा सके।
अन्य कई अफ्रीकी देशों की तरह तंजानिया में भी विदेशी देशों की सहायता से ही सड़कें बनाई जाती हैं। रास्ते के किनारे और पहाड़ी ढलानों पर बाओबाब पेड़ उगे हैं। तंजानिया निवासियों के कल्प वृक्ष हैं बाओबाब। अब ये मन्यारा झील के समतल पर गाड़ी पहुंच गई है। यह मन्यारा झील राष्ट्रीय उद्यान की फाटक है। उससे आगे बढ़ने पर तोवाम्बो प्रदेश शुरू होता है। इस भाग को देखकर कोई यह नहीं कहेगा कि हमारे देश का केरल नहीं है। मन्यारा झील के समीप का शहर होने की वजह से अनेकों पक्षियों के आकर बसने वाला प्रदेश है यह। विभिन्न रंग की अलग अलग ऑटो रिक्शाएं, सारे बजाज के ऑटो हैं। दुनिया के सारे दरिद्र देशों में व्यापक रूप से चलाई जाने वाली गाड़ी है ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा को भारतीय का सबसे लोकप्रिय आविष्कार कह सकते हैं। तोवाम्बो में भी अनेकों रिसोर्ट्स हैं। तोवाम्बो के बाहरी इलाके के पीछे छूटते ही रेगिस्तान स्वरूप जंगली मैदान दिख रहा है। झाड़ियों वाले समतल मैदान में इधर उधर बोमा नामक मसाई गांव। उन सब से आगे निकलते हुए हमारी यात्रा जारी है। समतल सड़क से होकर अच्छी रफ्तार से गाड़ी भगा रहा है रमी। अभी समय 5 के ऊपर हो गया है। 2 घंटे की और यात्रा अभी बाकी है अरुषा शहर पहुंचने के लिए। रमी कह रहा है कि 6:30 तक हम अरुषा पहुंच जाएंगे। अभी मखियूनी नामक शहर पहुंचे हैं। यहां से हाईवे पर बाईं ओर मुड़ना है। हम लोग अरुषा के ओर की सड़क पर पहुंच गए हैं। ये सब मखियूनी के भूभाग हैं। यहां विशेषकर कहने वाली बात इस हाईवे की सुंदरता है। देखने से नहीं लगता है कि यह किसी गरीब राष्ट्र पर स्थित सड़क है। दोनों तरफ की प्रकृति के भाव देखें तो यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि उनके बीच से इस प्रकार की एक सड़क जा रही है। पेरिस के मुख्यालय वाले वर्ल्ड रोड एसोसिएशन ही इस प्रकार की सड़कें बनाने की आर्थिक सहायता और प्रौद्योगिकी मुहैया कराते हैं। जापान की ओरिएंटल कंसल्टेंट्स कंपनी की निगरानी में हुआ था इस सड़क का निर्माण। सूखी पड़ी जमीन है, उसमें इधर उधर छोटे छोटे बाजार, चाय की और किराने की दुकानों वाला प्रदेश, छोटा स्कूल, बस के इंतजार में खड़े लोग, लाइन बस में चढ़कर जाने वाले लोग। अभी नांजा नामक एक छोटे शहर पहुंचे हैं। नांजा का साप्ताहिक बाजार है यह। हरी सब्जी, मक्की, कपड़े आदि सब कुछ यहाँ बेचे जा रहे हैं। उस बाजार में जाने की इच्छा मैंने जताई, लेकिन रमी उसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि यदि वहां उतरें तो कैमरे के साथ वापस नहीं आ पाएंगे। दाईं तरफ एक विशाल घास के मैदान में मवेशियों के चरने के दृश्य, काले कपड़े ओढ़े हुए मसाई बालक, सैकड़ों की संख्या में गाय और बकरियों वाले अनेक झुंड। मसाइयों को अपनी इच्छानुसार मवेशियों को चराने के लिए सरकार ने इस प्रकार के विशाल प्रदेश को रख छोड़ा है। नांजा शहर पीछे छूट गया है। भूमि के छोटे टुकड़ों पर बने छोटे मकान। यह यहाँ के एक उच्चतम माध्यमिक विद्यालय का परिसर है। विद्यालय की इमारतें, उनसे अनुबंधित छात्रावास, दूर के गांवों से विद्यार्थियों को लाकर छात्रावास में ठहरा कर पढ़ाते हैं। एक अन्य प्रदेश पर पहुंचने पर भूमि का रूप ही बदला हुआ नजर आने लगा। नजर पहुंचने की दूरी से परे तक फैली हुई बंजर जमीन, हाईवे पर माल ढोकर जाते हुए ट्रक, छोटी दुकान के आगे झुंड में खड़े मसाई, कपड़ों पर पड़ने वाले सिलवटों के आकार में भूमि की ढलान, फिर से मसाइयों के गांव बोमा, उसकी सुंदरता बढ़ाती गोल झोंपड़ियां, मक्की के खेत,
एक पति, अनेकों पत्नियां और उनके बच्चों सहित अनेकों लोग रहते हैं उस गांव में। नीचे एक जलाशय, उसके चारों ओर इस प्रकार के अनेक बोमा हैं। अरुषा पहुंचने तक मेरे कैमरे में कैद करने के लिए अनेकों दृश्य तंजानिया के इन गांवों में मुझे मिल रहे हैं। एक ज़माने में अफ्रीका की सारी जनजातियां गोल आकार की झोपड़ियों में ही रहा करती थी। उनमें केवल मसाई ही आकार में कोई बदलाव लाए बिना आज भी वैसी ही झोपड़ियों में रह रहे हैं। दुकाबोऊ नामक एक छोटा गांव है यह। अनेकों मसाई गांवों के बीच का छोटा बाजार। दुकाबोऊ से होकर जाते हुए वो दूर मेरू पर्वत नजर आ रहा है। 4.5 किलोमीटर ऊंचा विशाल पर्वत है मेरू। दुकाबोऊ पहुंचते ही मेरू पर्वत का रूप साफ दिखाई देने लगते हैं। दुकाबोऊ से 25 किलोमीटर दूर स्थित है मेरू पर्वत। अफ्रीका के ऊंचे पर्वतों में 5वें स्थान पर है मेरू। शोधकर्ताओं के अनुसार आज से 8000 वर्ष पहले मेरू पर्वत पर आखिरी बार बृहत्काय रूप में विस्फोट हुआ था। अभी हम किसोंगो नामक जगह पहुंचे हैं। 7500 से अधिक लोगों की आबादी वाला प्रदेश है किसोंगो। अनेकों लघु उद्योगों वाला शहर है वह। यह भी है एक सायान्य बाजार। यहाँ की खासियत यह है कि छोटे बड़े सभी शहरों में धूल मिट्टी सनी रहती है। किसोंगो शहर जहाँ समाप्त होता है वहाँ गाड़ी रुकवाकर मैंने मेरू पर्वत की विशालता को अपने कैमरे में कैद किया। समतल भूभाग के उस पार अति विशाल पर्वत। एक जमाने में आग उगलते रहे उस पर्वत का शौर्य अब समाप्त हो चुका है। हमारी गाड़ी अभी अरुषा शहर में प्रवेश कर चुकी है। 2 दिन पहले मैंने यहीं से मान्यारा झील राष्ट्रीय उद्यान और गोरोंगोरो संरक्षण क्षेत्र की ओर का सफर शुरू किया था। शाम होते ही अरुषा शहर सजीव हो जाता है। सामने दिख रही बड़ी इमारत है मेरे रहने का नेथन पैलेस होटल। मुझे सड़क पर उतारकर गाड़ी का बाकी बचा हुआ भाड़ा लेकर रमी चला गया। होटल का कर्मचारी मेरा बैग लेकर आगे जा रहा है। यहाँ के लोग अब मेरे परिचित हो चुके हैं। उस कारण से चेक इन करने के लिए अधिक देर इंतजार नहीं करना पड़ा। आज मुझे 406 नंबर कमरा मिला है। एक विशाल छज्जे के साथ का कमरा परिचय हो जाने के कारण होटल वालों ने दिया है। कमरे की सहूलियत में कोई खास अंदर नहीं दिख रहा है, लेकिन विशाल छज्जे पर निकलकर बैठना मुझे पसंद है, इसलिए कमरा मुझे पसंद आया। संध्या समय अरुषा की सड़कों की जिंदगी को होटल के छज्जे पर बैठकर कैमरे में कैद कर रहा हूं। मैं एक डरपोक की तरह होटल के कमरे के संरक्षण में बैठकर इस प्रकार कैमरे में कैद किया हुआ शहर इस दुनिया में दूसरा नहीं होगा। ड्राइवरों के द्वारा दी गई जानकारी के अलावा पढ़कर मैंने जो जानकारी पाई है उसके अनुसार भी यह शहर सुरक्षित नहीं है। सड़क पर कैमरे के साथ घूमने पर यदि किसी ने उसे हथिया लिया तो पूछने वाला या सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। मेरे कमरे के ठीक नीचे पकवान की एक दुकान है। वहाँ कोई चूल्हे में कोयला डाल रहा है। घी में तले पकवान रखे हुए हैं। एक औरत रोटी जैसी कुछ बनाने के लिए चकले पर बेल रही है। एक अन्य व्यक्ति पकने पर उसे तवे से निकाल रहा है। 2 औरतें आलू टोकरी में भरकर बेचने निकली हैं। गांव के किसी खेत से लेकर आई है वह। लगता है कि आलू चाहिए कि पुकार के साथ दोनों सड़क पर घूम रही है। अंधेरा और अधिक गहराया। बस अड्डे और सड़कों पर बत्तियां जल उठी। फिर भी लोगों के जमघट में कोई कमी नहीं आई। आवाज़ देकर लोगों को गाड़ियों में चढ़ाने वालों की होड़ लगी है। अभी तक पकवान की दुकान बंद नहीं हुई है। अभी रात का 10:30 बजा है। लोग आकर अभी भी पकवान खरीद रहे हैं।
11 बजे ही ये सड़कें लोगों से खाली होंगी। अच्छी ठंड पड़ रही है। लोग अपने शरीर ओढ़े घूम रहे हैं। छज्जे पर ठंड सहनी हुई तो मैं कमरे के अंदर घुसा।